हाँ जी दोस्तों, आज जो हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको मैं बता दूं, एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा कि आफ्टर क्लास आपको याद ना रहे। सब कुछ टिप्स पर आ जाएगा। बहुत ध्यान से बड़े प्यार से सुनना है सर। एक एक वर्ड समझ भी आएगा और याद भी रहेगा। और मैं बता दूं, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करते हैं स्टार्ट। आप देखो, आपके सामने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं? 4। एक वर्ड है सर इंडियन, एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड है एक्ट और एक वर्ड है 1872। क्या हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे? यस सर, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। सुनो, कहते हैं सर 1872 का मतलब है सर ये उस साल आया। यानी सर ये हमारा लॉ नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया। हाँ जी सर, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया। क्या हमें एक वर्ड आ सकता है? 1872। 1872 में एक एक्ट आया, एक लॉ आया। यानी एक्ट का मतलब हमें होता है लॉ। यानी सर एक लॉ बना, कब बना? 1872 में। अभी हमें नहीं पता कि वो लॉ है क्या, किस बारे में बात करता है, पर एटलीस्ट हमें 2 वर्ड समझ आ रहे हैं, एक्ट का मतलब और 1872 का मतलब। सर एक्ट का मतलब क्या? कोई ऐसा कानून, किसी चीज पर हमने कोई लॉ बना दिया, दैट इज कॉल्ड एक्ट। अब यार इंडियन वर्ड भी पहले कर लेते हैं। थर्ड ये वर्ड है इंडियन। देखो ये कितना आसान है सर। ये किस पे लगेगा? हम पर लगेगा। यानी सर ये बॉर्डर ऑफ इंडिया पे लगेगा, इंडिया की टेरिटरी पे लगेगा। तो यानी एक ऐसा लॉ जो इंडियन पे लगेगा और 1872 में आया। इस वर्ड को छोड़ दें तो मुझे लगता है हमें थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं कि सर एक एक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पता, पर एटलीस्ट मुझे इतना पता है एक ऐसा लॉ जो इंडियन पे लगता है और आया था 1872 में। क्या हमें इतनी बात पहले क्लियर है? अब क्योंकि सर आप बोलोगे अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं समझा, क्योंकि सर इसी पे तो पूरा चैप्टर है और आपको हर चीज मैंने बोली है टिप्स पर आएगी, तो देखो आएगी। अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा सर हर चीज में हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। सुनो ध्यान से। मैंने बोला यार एक बात बताओ, क्या तुम वादा करते हो कि तुम अच्छे से पढ़ोगे और एक ही बार में अच्छे नंबरों से पास होगे? तुमने कहा हाँ सर हम करते हैं वादा। यानी तुमने मेरे को क्या किया? प्रॉमिस। तुमने मुझे क्या किया? प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस किया कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे को 80 नंबर दिलवाऊंगा। ये मैंने प्रॉमिस किया और एक तरफ से तुमने प्रॉमिस किया। क्या वादा किया? हाँ। अब सुनो ध्यान से। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम अच्छे से पढ़ोगे? तुमने बोला हाँ जी सर हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें दिया ऑफर, तुमने मेरे ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट। और जैसे ही तुमने एक्सेप्ट किया, तुमने ऐसे मुंडी हिलाई, सर हिलाया, हाँ जी सर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्री। दैट इज कॉल्ड एग्री। एकदम प्यार से सुनो। कभी भी कोई किसी को ऑफर देता और वो मान जाता है, जो तुम सोच रहे हो वो वाला भी। अरे तुमने किसी लड़की को, लड़के को ऑफर दिया, उसने कहा हाँ जी ठीक है, ओके डन, एग्री। तो आप बोलते हो नाउ वी आर इन अ रिलेशनशिप। बट ये एग्री करा तब ना। तो कहता है सर जहां पर, ध्यान से सुनना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मीट करती है, वो होता है एग्रीमेंट। बोलो आपको इतनी बात समझ आ सकती है? अभी वर्ड टू वर्ड लॉ में क्या लिखा है वो भी समझेंगे, पर एटलीस्ट हमें इतनी बात समझ आनी चाहिए कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट। बोलो इतने में कोई डाउट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब देखते हैं हम सर आगे। एकदम ध्यान से सुनना सर, जो मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में काम होगा। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। इतनी बात तो समझ आती है। पर सर सारे एग्रीमेंट पर कोर्ट में नहीं जा सकते। कुछ ही एग्रीमेंट में कोर्ट में जाते, कुछ में नहीं जाते। देखो एग्जाम्पल, सर आपने मेरे को फीस दी और आप पढ़ रहे हो, अगर मैं ना पढ़ाऊं तो तुम एक्शन ले सकते हो ना। यानी जो तुमने वादा किया, अगर तुम वो वादा ना निभाओ तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। बट एक बात बताओ, तुमने अपने दोस्त को बोला शाम को चलो यार मूवी देखने चलते हैं, और वो मूवी देखने नहीं गया, क्या तुम इस पे एक्शन ले पाओगे? नहीं। तो सर अब मैं क्या बोल रहा हूं? सर मैंने आपको बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एग्रीमेंट।
अभी नीचे सारा मिलेगा आपको, बट अभी मैंने बोला ये एग्रीमेंट जो हमने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दिया, उसमें से कुछ ही एग्रीमेंट क्या होते हैं, इनफोर्सेबल। कुछ ही एग्रीमेंट क्या होते हैं, इनफोर्सेबल। और जो इनफोर्सेबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है। देखो मैं अब आपको वर्ड टू वर्ड दिखाने वाला हूं। आप ये भी छोड़ दो कि सर सेक्शन नंबर कैसे याद करेंगे, सब सेक्शन कैसे याद करेंगे, मैं सब कुछ कराऊंगा। देखो देखो देखो, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कहता एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी सिंपल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो देखो खत्म, एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी सर अभी आपने क्या करा दिया, मैंने कहा एटलीस्ट मैंने 4 वर्ड पढ़ा दिए अभी तक, सिर्फ चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और अब हमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आता है, अभी सेक्शन मत पढ़ना, ये सब मैं कराऊंगा। मैंने कहा एटलीस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आता है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। पर अब आपका सवाल है सर, आपने बोल तो दिया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देखो यहां पहले मैंने लिखा भी इक्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी। बट सर अब आप पूछ रहे हो व्हाट इज एन एग्रीमेंट, या तो ये तो मैंने बोल दिया ना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, पर व्हाट इज एन एग्रीमेंट, देखो मैं ध्यान से सुनना, आपको याद हो जाएगा, टिप्स पर आ जाएगा। मैंने बोला तुम वादा करते हो क्या कि तुम अच्छे से पढ़ोगे, तुमने कहा हाँ सर हम करते हैं। मैंने कहा मैं भी वादा करता हूं अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। हम दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, वादा, क्या प्रॉमिस हुआ। और जब एक से ज्यादा होता है तो बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिस, जो एक दूसरे के पे डिपेंडेंट है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। हम दोनों के लिए क्या ये बन गया, कंसीडरेशन। यानी इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, तुम्हारे अच्छी अटेंशन, तुम्हें क्या मिलेगा, अच्छी नॉलेज। देखो देखो देखो, मैं बोलने वाला हूं और आपको शायद एग्रीमेंट की डेफिनेशन याद हो जाएगी, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। बोलो बोलो बोलो, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। आप क्या बोल रहे हो सर कि आपने पहले सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, अब आपने बोल दिया सर एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। बोलो क्या इतनी बात आपको आ सकती है। देखो यहां पे ये लॉ ने लिखा था एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या आज की क्लास में हमें अभी तक इतनी बात समझ आ रही है कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और साथ साथ हमें यह भी समझ आ रहा है कि एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन नंबर तक आपके टिप्स पे ला दूंगा। आज की क्लास जब खत्म होगी ना तो सब कुछ आपके टिप्स पे होगा। देखो सर अभी एक बात, पहले एक बात और ध्यान से, सर 2 मिनट का टाइम दे दो, एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने कहा सर आपने ये तो बता दिया प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, अब बोलता है सर प्रॉमिस क्या होता है। कहता है देखो ये तो वो वाली बात हो गई कि हमें ना पता हो प्रॉमिस क्या होता है। सर आपने भी कई बार करे हैं पिंकी प्रॉमिस, कहते हैं भाई शाम को चलेगा घूमने, तुमने किसी से पूछा, उसने बोला हाँ चलूंगा, अगर वो प्रपोजल जो ऑफर हमने दिया है वो एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। मैंने तुम्हें बोला तुम मेरी बुक खरीदोगे, तुमने बोला हाँ खरीदेंगे, ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। देखो क्या लिखता है लॉ, कहता व्हाट इज प्रॉमिस, तो कहता था प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अब देखो सिंपल बोले तो हमें इतनी बात समझ आ रही है, टिप्स पर आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या, कहता है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कहता है एग्रीमेंट का स्यापा क्या, कहता है एग्रीमेंट का मतलब था प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब कहता प्रॉमिस क्या, कहता है व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। बोलो 3 बातें समझ आ रही हैं क्या। यानी सर हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू जरूर किया पर 3 डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अभी हमने सब सेक्शंस और सेक्शन नहीं पढ़े, वो अभी मैं आपको करा दूंगा 2 मिनट के अंदर। पर एटलीस्ट हमें इतना समझ आ रहा है कि सर एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है सर एग्रीमेंट, एक होता है प्रॉमिस। क्या हमें इतनी बात समझ आ रही है। और देखो मैं अब आपको एक ही बार में सारी बातें सिखा दूंगा। सर देखो काऊ, काऊ जानते हो आप, काऊ, काऊ कैसे करती है, भै, कैसे करती है काऊ, भै, सुना कभी काऊ को करते हुए, भै। आप बोलो सर ये क्या कर रहे हो आप, मैं तो आपको लॉ पढ़ा रहा हूं यार, मेरा तरीका ऐसा ही है। देखो ध्यान से, BEH। सर सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा अभी,
3 डेफिनेशंस पढ़ी सर, देखो जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या बोला था? प्रॉमिस। हमने सबसे पहले क्या बोला था? प्रॉमिस। हमने बोला सर सबसे पहले आया था प्रॉमिस, उसके बाद आया था एग्रीमेंट, और उसके बाद आया था कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना यार, जैसे हमने प्रपोजल दिया, आप देखो जल्दी जल्दी, जैसे मैंने प्रपोजल दिया एक्सेप्ट हो गया प्रॉमिस। अब जब हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया एग्रीमेंट, और वो वाला एग्रीमेंट जिस पर हम एक्शन ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और देखो BEH यानी सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज ई, सेक्शन 2 क्लॉज एच। देखो सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का। जितनी भी डेफिनेशन दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो किसमें दे रखी है? सेक्शन 2 में। पर बी दे रखा है प्रॉमिस का, ई दे रखा है एग्रीमेंट का, और एच दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट का। बोलो क्या इतनी बात आपके टिप्स पर आ चुकी है? आज की क्लास का पहला हमारा कॉन्सेप्ट टिप्स पर है क्या भाई साहब? कोई क्वेश्चन आ जाए हमसे छूटना नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई भी पूछ ले कि सर एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां दे रखी है, हम बोलेंगे BEH यानी ई। सर प्रॉमिस की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज बी। कह रहे सर, अरे सर कॉन्ट्रैक्ट की कहां दे रखी है? तो हमने बोला एच। ये हमें अगर BEH, इसे बोलते हैं मनप्रीत मंत्र। इसे हमेशा याद रखना, बोलते हैं मनप्रीत मंत्र। मनप्रीत मंत्र आपको पूरे लॉ में हर चीजें टिप्स पे ला देगा, क्योंकि मैं बहुत सोच सोच के आपके लिए ऐसी चीजें बनाता हूं जो जिससे आपको सब कुछ याद हो जाए और आपको लगे यार ये सब आसान है। बोलो अभी तक की बात क्लियर क्या? एक बार जल्दी से देखो रिवाइज करते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखो अभी तक हमने पढ़ाई 11 मिनट, 11 मिनट को रिवाइज करने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। देखो जल्दी से, हमने बोला सर हम पढ़ रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहते 72 इज अ ईयर, और हमने बोला सर इंडियन मतलब इंडिया पे लगेगा और एक्ट मतलब लॉ। कॉन्ट्रैक्ट तो बोलता सर, अब हम पूरा सेक्शन के साथ बोल सकते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। कहता है सर एग्रीमेंट क्या होता है ये भी बता दो। तो हमने बोला BE एज पर सेक्शन 2 क्लॉज E, प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कहते हैं सर प्रॉमिस भी बता दो। मैं कहा 2 क्लॉज B। कहता प्रॉमिस का मतलब था व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या इतनी बात डन है? हाँ जी सर, इतनी बात तो शायद हमें डन है। चलो अब सुनते हैं ध्यान से। ये जो बातें मैंने करी उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी तो होंगे यार। एक बात समझ लो, मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं। सर पता है लॉ में ना बहुत सारी टर्म्स याद करने के लिए लोग कहते हैं, पर याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगर मैंने आपको ऑफर दिया ना, तो देखो हमारे लॉ में एक वर्ड है OR और RE। ओरी, ओरियो से बना है, ओरी, ओरी। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, OR और री। कहते जब भी किसी लॉ में कोई भी बंदा जो कुछ कर रहा होता है वो अर होता है, अर होता है, और जिसके लिए कर रहा होता है वो री होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कहा अगर मैं ऑफर दे रहा हूं तो मैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दे रहा हूं वो ऑफरी। ऐसा सर सिर्फ इस बार नहीं, हर बार। मैंने प्रॉमिस किया तो मैं प्रॉमिसर, जिसको किया प्रॉमिसी। बोलो आपको इतनी बात समझ आ सकती है क्या कि जो बंदा जिसको ऑफर देता है वो ऑफरर, जिसको मिलता है ऑफरी। ऐसे ही मैंने बोला सर अब जो मर्जी आप केसेस ले लो, हर बार आर और ई का गेम आएगी। बोलो इतनी पॉइंट डन है क्या? एक एग्जाम्पल देखो क्या लिखा, मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल टीवी फॉर 10,000। अब आप जल्दी जल्दी बोलो तो मिस्टर ए क्या होगा? ऑफरर, ऑफरी। मिस्टर ए ऑफर दे रहा है तो ऑफरर। कितने रुपए में? 10,000 रुपए में। और मिस्टर बी एक्सेप्ट द ऑफर। एक बात बताओ, दोनों को कुछ कुछ मिलेगा। अब देखो यस एक्सेप्ट करते ही प्रॉमिस हुआ। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि भाई वो अपनी टीवी बेचेगा, और बी ने प्रॉमिस किया उसके बदले वो 10,000 रुपए देगा। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट है? यस। क्या ये इन्फोर्सेबल है? यस। ये लीगल वाला है, अभी हम पढ़ेंगे लीगल वाला क्या होता है। बट अगर वो मेरे पैसे नहीं देगा, यानी मिस्टर ए सेल कर रहा है टीवी और बी पैसे ना दे, तो बी कैन टेक एक्शन, बी कैन टेक लीगल एक्शन। क्या हमें इतनी बात समझ आ सकती है बच्चों? बोल दो भाई साहब, क्या आपको अभी तक की बात अच्छे से समझ आ सकती है क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो यार इसके बाद की बात देखो, शायद आपको खुद आता हो। अब Can an agreement come into an existence when one party makes a proposal or an offer to the another party? यार जब तक ऑफर ही नहीं आएगा प्रॉमिस ही नहीं होगा, और जब तक प्रॉमिस ही नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट ही नहीं होगा। बोलो सर अब हमें डर नहीं लगता,
अब तो हमें सब समझ आता है और सब याद हो जाता है। यानी आज की क्लास में हमें BEH आ चुका है, भय, और B बोले तो प्रॉमिस, E बोले तो एग्रीमेंट, और H बोले तो कॉन्ट्रैक्ट। क्या तीनों डेफिनेशन टिप्स पर आ गई? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस। अब भाई साहब इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम तो सेक्शन प्लस सब सेक्शन भी लिखकर आ सकते हैं। जी सर बता दो, क्या इतनी बात डन है? हाँ जी सर बोल दो जल्दी से, क्या इतनी बात डन है? प्लीज 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 जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात डन है? हाँ जी सर इतनी बात तो डन है। अब सुनते हैं ध्यान से। सर एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात आप ध्यान से एकदम सुन लो। सर ऐसा होता है कि सर अगर हमने किसी को कोई ऑफर दिया ना, एक बात बताओ, मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे, तुमने बोला हाँ जी सर हम पढ़ लेंगे। अरे बच्चों सुन तो लो यार, मैं पढ़ाऊंगा भाई, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। अरे पहले समझ तो लो मैं किस चीज का ऑफर दे रहा हूं। मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं मैथ सोच के बोल रहा हूं और आप आंसर दे रहे हो लॉ समझ के। अरे लॉ तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, पर मैंने ऑफर दिया था मैथ्स का, तुमने समझ लिया भाई साहब लॉ का, और आपने हाँ बोल दिया। क्या ये एग्रीमेंट है? नो सर, एग्रीमेंट का मतलब होता है सोच का मिलना। मैंने अगर मैथ्स बोला है तो आप भी मैथ्स समझो तब। देखो इसको बोलते हैं कंसिस एडम, इसे बोलते हैं कंसिस एडम। कंसिस एडम का मतलब ही होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है सोच का मिलना। यानी जब मैंने जो ऑफर दिया है ना, उसी सेम सेंस में आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया हो। यानी देखो अगर मैंने ऑफर पढ़ाने का दिया है तो मेरी सेंस क्या है? मैथ्स, तो आप भी उसी सेंस में समझोगे, और अगर आप हाँ बोलोगे तभी हमारा एग्रीमेंट होगा। अगर हमारे को एग्रीमेंट करना है तो हमें क्या वर्ड याद करना पड़ेगा? कंसिस एडम, मीटिंग ऑफ माइंड। अभी मैंने बोला मीटिंग ऑफ माइंड, सोच का मिलना जरूरी है, तभी हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा। दूसरा एग्जांपल सुनो, मेरे पास दो बाइक थी, एक भाई साहब पल्सर थी और एक भाई साहब हमारे पास वो हीरो होंडा वाली थी। अब आपको मैंने बोला भाई मेरी बाइक खरीदोगे क्या? अब तुम मन ही मन सोचो सर अपनी पल्सर बेच रहे हैं, पर मैं तो हीरो होंडा की बात कर रहा हूं, और तुमने बोला हाँ जी हम खरीद लेंगे। क्या मीटिंग ऑफ माइंड हुआ? नहीं, क्योंकि हमारा सेंस मैच नहीं किया। देखो जल्दी से सुनो, क्या आपको मीटिंग ऑफ माइंड में एक वर्ड समझ आ रहा है? एट अ सेम टाइम। अभी टाइम वाला तो मैं बताऊंगा, बट एट अ सेम सेंस आपको आ रहा है क्या कि सर सेम सेंस में मैच होना चाहिए? अब ध्यान से सुनना, एक बड़ा ही दिलचस्प एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये मैंने ना टीवीज देख देख के सीखा, वेब सीरीज में देखा। एक वेब सीरीज की कहानी है, एक लेडी थी, एक लड़की थी, लड़की को लड़के ने प्रपोज किया कि यार क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वही हिंदी फिल्म का ड्रामा, अब्बा नहीं मानेंगे। अब ऐसा हुआ और वो सीन बदल गया। फिर वो सीन के बाद 30 साल के बाद वो लेडी भाई साहब ऑर्फन, वो कहते हैं ना लेडी अनाथालय में मिली। वो अनाथालय में उस आदमी को देखा, और अब लेडी को भी बुजुर्ग हो चुकी थी और वो आदमी भी बुजुर्ग हो चुका था। अब क्या हुआ, उस बुजुर्ग लेडी ने देखा कि भाई साहब ये फिर भी इसकी बहुत मदद कर रहा है, तो कहती है जो तुम कह रहे थे ना अब मैं तैयार हूं। आदमी ने बोला बेटा अब मैं नहीं, क्योंकि अब हमारे बीच में वो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। यानी सर जब कोई ऑफर आता है ना तो एक्सेप्ट उस रीजनेबल टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। अबे भाई मैं आज तुम्हें लॉ पढ़ाने बोल रहा हूं, तुम 50 साल बाद आओ, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मैं थोड़ी पढ़ा दूंगा। यानी एक्सेप्टेंस में जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है तो कंसिस एडम होना चाहिए, सेम सेंस में समझो और सेम टाइम के अंदर समझो। यानी रीजनेबल टाइम के अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे बीच में होगा एग्रीमेंट। क्या हमें कंसिस एडम अच्छे से आ चुका है? मीटिंग ऑफ माइंड एट अ सेम टाइम एट अ सेम सेंस। यानी आज की क्लास को देखो हम रिकॉल भी करते जा रहे हैं और टिप्स पे भी लाते जा रहे हैं। अभी मैंने बोला था आपको, जल्दी से सुनते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने आज 3 डेफिनेशंस पढ़ी। सबसे पहली कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और प्रॉमिस। प्रॉमिस का था सेक्शन 2 क्लॉज बी, एग्रीमेंट का था 2 क्लॉज ई, और उसका था 2 क्लॉज एच। और अभी हमने एक और पॉइंट पढ़ा, कंसिस एडम। कंसिस एडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड एट अ सेम टाइम एट अ सेम सेंस। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? देखो यार आज आपको एक और चीज सिखाता हूं। मेरे साथ ना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धोखा हुआ।
मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार धोखा हुआ, और मेरे घर वालों ने ही किया मेरे साथ धोखा। अब आप बोलोगे सर आप तो घर वालों की बुराई कर रहे हो। अरे बुराई नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऐसा हुआ सर कि जब मैं 10th में था तो मैं बहुत वीक बच्चा था, तो मेरे घर वालों ने मेरे को कहा कि अगर तू 10th में 80% ले आएगा तो तेरे को बाइक लेके देंगे। मैंने कहा अच्छा। मैं तो ले आया, मैंने पापा को बोला ले दो बाइक। अब वो कह रहे हैं अब 12th में अच्छे नंबर ला तो सुपर बाइक ले देंगे, 12th में 80% ला तो सुपर बाइक ले देंगे। मेरे गलती से आप ही गए। अब मैंने कहा लेके दो, उन्होंने कहा एक बार में सीएस करके दिखा, एक बार में सीएस करके दिखा, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी सीएस क्लियर करके दिखा, हम तेरे को ले देंगे। अब मैंने कहा भाई कर लूंगा, बड़ा रो पिट के मैंने एक बार में कर ली। अब मैंने कहा लेके दो। अब मेरे घर वालों ने पता क्या बोला, अब सीएस बन गया ना खुद ले ले। क्या इन्होंने मेरे साथ धोखा नहीं किया? 3 बार धोखा हुआ मेरे साथ। क्या ऐसे धोखे आपके साथ भी हुए हैं? हुए होंगे। अब समझना यहां पर, क्या यहां पर भी ऑफर नहीं दिया उन्होंने और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया? क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ? हुआ ना। जब जब मैंने बोला ठीक है मैं लेकर आऊंगा तो मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया, बट हमारे बीच में हुआ एग्रीमेंट। क्या मैं अपने पापा पे केस कर सकता हूं और उन्हें जेल भिजवा दूं? लॉ कहता है नहीं। क्यों? आपके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों? तो लॉ कहता है क्योंकि सर अभी हम पढ़कर आए थे, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वाला एग्रीमेंट जिस पर हम एक्शन ले सकते हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सर ऐसा कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिस पर एक्शन नहीं होते? हाँ जी सर नहीं होते। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो है सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट का, वो एग्जांपल है सोशल एग्रीमेंट का, जहां पर हमने ऐसे ही किसी को कोई चीज की प्रॉमिस कर दिया, उनकी इंटेंशन थी कि मैं अच्छे नंबर ले आऊं। ऐसा कई बार होता है, आप अपने दोस्त को कह देते हो अरे शाम को मूवी देखने चलेंगे, और शाम को तुम गोली दे देते हो कि ना भाई हम तो नहीं जा पाएंगे, मम्मी मना कर रही है। दैट इज अ थिंग कि ये सारे सर एग्रीमेंट तो हैं पर ये इनफोर्सेबल नहीं है। बोलो हमें इतनी बात समझ आ सकती है क्या कि सर सारे एग्रीमेंट नहीं होते? देखो जल्दी से एक एग्जांपल यहां पे लिखा है मैंने, 2-3 एग्जांपल आप समझ जाओ और सारी चीजें टिप्स पर आएंगे आपके। विल यू कम टू माई डॉटर्स मैरिज? अरे कैटरीना कैफ दिखी एक बंदे को, उसकी बेटी की शादी थी, उसने तुरंत बोला कैट जी, कैटरीना जी प्लीज 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 आप मेरी बेटी की शादी में आओगी क्या? अब कैटरीना बेचारी क्या बोलती, कहती यस यस व्हाई नॉट। अब भाई साहब इस बंदे ने पूरी तैयारी कर ली, घर पे पड़ोस में भाई साहब बैंड बाजो पूरे और शानो शौकत से कि भाई कैटरीना जी आ रही है, पर कैटरीना जी नहीं आई। क्या ये बंदा कैटरीना पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता सर। इट वॉज अ डोमेस्टिक, इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट, इट वॉज नॉट अ लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट पर एक्शन होते हैं, बाकियों पर कोई एक्शन नहीं होते। यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल है, जिस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वही कॉन्ट्रैक्ट है, और ये वाला नहीं है। दूसरा देखो सर आपका वाला सेम, जैसे सीए सीएस सीएमए, बच्चे कह देते हैं कि सर, माँ बाप कह देते हैं, सॉरी माँ बाप कह देते हैं बेटा सीए कर ले, सीएस कर ले, सीएमए कर ले, हम तेरे को ये ले देंगे, बट फिर लेके नहीं देते। देखो एक एग्जांपल लिखा था कि सर इफ यू क्लियर सीए आई विल गिव यू अ बाइक। बच्चे ने बोला ओके पापा आई विल, बट बच्चे ने तो कर ली पर पापा ने लेकर नहीं दी। ये मेरी आत बीती है यार, मैं भी सीएस कर रहा था तो मेरे घर वालों ने ऐसा बोला था। क्या हमारे को इतनी बात समझ आ सकती है? एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, और देखो सब कुछ मुझे चाहिए कि आपके टिप्स पर आ जाए। हम जितनी देर पढ़ेंगे हमें मुझे चाहिए कि सारी बातें आपके टिप्स पर आ जाए। एकदम ध्यान से एकदम प्यार से सुनते हैं। देखो जल्दी से, मैंने कहा कि सर एक लेडी थी, ध्यान से सुनना, एक लेडी थी, उसका एक हस्बैंड था। हस्बैंड जो था ना सर वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा था काम के सिलसिले पे। उसने अपनी वाइफ को बोला जाते जाते कि टेंशन मत लो, हर महीने मैं कुछ पैसे भेजता रहूंगा। यार मॉड्यूल में आपके अलग दे रखा है, स्टडी मटेरियल में अलग दे रखा है, पर अगर आप स्कैनर देखोगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सर क्या हुआ कि जो लेडी थी शी वॉज अनफेयर। अनफेयर मतलब उसका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर कहीं और चल रहा था, उसका कहीं और चक्कर भी चल रहा था। अब जब हस्बैंड को यह बात पता चली तो हस्बैंड ने पैसे नहीं भेजे। लेडी ने पता क्या किया, उस पर केस कर दिया। कह रही है ओ भाई पैसे तो तुझे भेजने, ओ सॉरी भाई तो नहीं बोलेगी, पर उसने बोला ओ भाई मिस्टर आपको पैसे भेजने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा सॉरी ये कौन सा एग्रीमेंट है,
डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, तो पैसे नहीं दिए जाएंगे, यानी दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। कोर्ट इस पे एक्शन नहीं ले सकता, उसका मन है तो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लेकिन लेडी तो रिकवर कर सकती है। सर वो इस एक्ट के अंदर नहीं होता, वो डिवोर्स एक्ट के अंदर उनका अपना होता है। यहां पर सर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको कोई रिकवरी नहीं होगी। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? केस लॉ का नाम भी याद रखेंगे, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, मिस बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। बोलो हमें केस लॉ का नाम तक याद हो रहा है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। देखो आज के कॉन्सेप्ट पहले तो टिप्स पे लाते हैं जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें आता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। सर एग्रीमेंट का मतलब पता है हमें, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। सर हमें तो ये भी पता है प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, तो कहता है एनी ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस। BEH, बी है प्रॉमिस का, ई है हमारा एग्रीमेंट का, एच है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। सर कंसिस्ट अ मीटिंग ऑफ माइंड एट अ सेम टाइम एट अ सेम सेंस। दोनों के एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। फिर आपने सर एक ही बात अभी हमें बताई कि सर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, सोशल वाले डोमेस्टिक वाले नहीं बनते। इसके लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल करे और एक केस लॉ करा, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। बोलो केस लॉ का नाम याद हो सकता है क्या? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। अब सुनना सर, एग्जाम में अभी कभी भी कुछ भी कॉन्सेप्ट हो तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि सर डिफरेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर मैं ना भी बताऊं ना तो मुझे लगता है अगर हमने अच्छा पढ़ाई करी है तो कुछ चीजें आप खुद भी बता सकते हो, कुछ चीजें ना आप खुद से बता सकते हो अगर सच में हमने अच्छी पढ़ाई करी है तो। देखो मैं ट्राई कराता हूं, अगर आपको आते रहना तो आप मन में सोचते रहना, और जब भी आप ये वीडियो देखो उसके नीचे कमेंट करना कि हाँ सर हमें ये आता था। सर पहला अगर मैं इधर बोलूं सेक्शन, तो आप जल्दी जल्दी बोल सकते हो क्या? एग्रीमेंट का कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 2 क्लॉज ई। सर कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा होगा? 2 क्लॉज एच। वेरी गुड, पहला तो डन। सर इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सर एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। देखो यही सेम यहां पे लिखा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट देखो यहां तक लिखे हुए हैं। अब एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि सर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, तो यानी सर एग्रीमेंट ज्यादा होते हैं। एक बात बताओ, चाहे मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं पढ़ाऊंगा वो भी एग्रीमेंट है, मैंने शाम को बोला मैं घूमने चलूंगा वो भी एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट और कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्या हमारे को 3 पॉइंट आगे, क्योंकि हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बने। क्या इतनी बात आ सकती है? अगला पॉइंट देखो, शायद आपको खुद आता हो कि सर इसका मतलब है ऑल एग्रीमेंट्स आर नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट तो रहा ही होगा। क्या अपने आप हमारे को यहां तक की बातें डन है? भाई साहब टिप्स पे चाहिए इतनी बातें। क्या अभी तक की सारी बातें आपके टिप्स पर हैं? एकदम फटाफट से देखो रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से एकदम फास्ट स्पीड पे रिवाइज कर लेते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 उसका ईयर था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अब हमें पता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी, ये था भैया सर सेक्शन 2 क्लॉज किस में था बता दो? एच में था। और फिर हमने बोला सर व्हाट इज एग्रीमेंट, तो कहता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज अ एग्रीमेंट। सेक्शन बता दो यार प्लीज जल्दी से। तो हमने बोला सर 2 क्लॉज ई, और आपने बोला व्हाट इज प्रॉमिस, तो कहता है व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता कंसिस्ट एडम सर, कहता सेम टाइम सेम सेंस में अगर मैच होगा तभी वो एग्रीमेंट है, वरना वो एग्रीमेंट है ही नहीं। फिर आपने बोला सर एक बात बताओ, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? मैंने कहा नहीं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं सर डोमेस्टिक वाले, कुछ होते हैं सोशल वाले, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। केस लॉ का नाम मैंने बोला बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। कहानी मैंने आपको बताई कि वो जो लेडी थी उसने, उसके हस्बैंड ने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई उसको पैसे देगा, बट एट लास्ट बाद में उसने उसको प्रॉमिस करके भी पैसे नहीं दिए, बट लेडी वॉज अनफेयर, तो हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए। कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे केस नहीं कर सकते। क्या हमारे को इतनी बातें समझ आ सकती हैं? फिर हम आगे बढ़े तो आपने बोला सर डिफरेंस बताओ जल्दी से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा सबसे पहले तो सेक्शन का डिफरेंस। फिर हमने बोला सर डेफिनेशन दोनों की अलग है। फिर हमने बोला ये वाइडर कॉन्सेप्ट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बने, पर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट रहा होगा। बोल दो क्या अभी तक की सारी बातें आपके टिप्स पर हैं? हाँ जी सर, हमारी तो सारी बातें हमारे टिप्स पर हैं। एक वर्ड और सीख के जाते हैं जल्दी से,
देखो मैं आज की फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, बट एटलीस्ट इतना पढ़ेंगे कि मजा सा आ जाए। देखो जल्दी से एक बात समझना, मैंने बोला, देखो मैं क्या दिखाऊं आपको, मान लो मैंने दिखाया, ये देखो ये एक फोन है, मैंने कहा ये फोन मेरा है। ये मैं किसको बोल रहा हूं? आपको 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 सबको, पूरी दुनिया को बोल रहा हूं ये फोन मेरा है भाई, मेरा है मेरा है मेरा है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड, देखो जल्दी से, दैट इज कॉल्ड राइट इन रैम। राइट इन रैम मतलब होता है कोई भी सर अगर मेरी उस चीज को खराब पहुंचाएगा, आई विल टेक एक्शन। भाई तुम में से कोई मेरा फोन तोड़ देगा, मैं आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्या एक वर्ड आ रहा है राइट इन रैम? देखो क्या बोलता है, राइट इन रैम मींस, राइट इन रैम का देखो मतलब क्या लिखा है, राइट इन रैम मींस राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इफ ए इज द ओनर ऑफ द हाउस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ही हैज अ राइट ऑफ पीसफुल पोजीशन। जैसे मेरे पास अगर फोन है तो अब मेरे पास राइट है भाई उसको पीसफुली एंजॉय करूं, कोई भी उस राइट को तोड़ेगा तो आई विल टेक एक्शन। देखो जैसे इसने बोला मेरी बाइक है, ये किसको बोल रहा है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड राइट इन रैम, दैट इज कॉल्ड राइट इन रैम। क्या राइट इन रैम समझ आ सकता है? बोलो जल्दी से, क्या आपको राइट इन रैम तक समझ आ रही है बात कि सर अगर मेरी कोई चीज है मेरे पास तो वो राइट मुझे अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मिलता है। बट एक बात ध्यान से, एक बात ध्यान से, ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ, ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ, देखते हैं ध्यान से। ए ने बोला भाई मैं तुझे बुक दूंगा, इसने बोला आई विल गिव यू कैश। इन दोनों के बीच में आप बताओ क्या हुआ होगा? एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में हो गया है एग्रीमेंट। सर ये जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ ना सर, अब ध्यान से सुनना, मान लो ए बुक नहीं देता या बी कैश नहीं देता, सर एक्शन कौन लेगा? आप बता दो एक्शन कौन लेगा? ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो इतनी बात समझ आती है? ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोल दो क्या इतनी बात समझ आती है? इसे बोला जाता है राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम। देखो जल्दी से दो बातें सीखते हैं, राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रैम। देखो पहला बोला राइट इन पर्सोनम मींस राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मैं तो उसी पे एक्शन लूंगा ना। एक बात बताओ, तुमने मेरे से बोला हम आपसे पढ़ेंगे सर, तो अगर मैं ना पढ़ाऊं तो एक्शन तुम मेरे पे लोगे, पड़ोसी पे लोगे? ऑब्वियसली मेरे पे लोगे सर। दैट इज कॉल्ड राइट इन पर्सोनम। बट अगर तुमने कोई चीज खरीद रखी है तो उस पर तुम्हारी पूरी दुनिया पर एक्शन लोगे, अगर कोई भी तो उससे हार्म पहुंचाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया सेम टीवी का एग्जाम्पल है। ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैं तो रही टीवी, एक्स और वाई ने एक दूसरे को ऑफर दिया कि टीवी खरीदूंगा और ये पैसे देगा। तो अगर दोनों में से कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है, ऑफरर या ऑफरी में से कोई भी डिफॉल्ट करता है, तो अपोजिट पार्टी उस पर एक्शन ले सकती है। दैट इज कॉल्ड राइट इन पर्सोनम। बट अगर मैंने कोई चीज खरीद रखी है और उससे कोई मेरे उस राइट को हार्म करने की कोशिश करता है, उस पे कोई वो करता है कि चीज हार्म कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो भैया सारी दुनिया के अगेंस्ट में एक्शन लूंगा। दैट इज कॉल्ड राइट इन रैम। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? देखो लिखा है राइट वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ही हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्या अभी तक की बात हमारे टिप्स पर आ चुकी है? क्या आज की क्लास का सारा कॉन्सेप्ट हमारी टिप्स पर आ चुका है? अभी की क्लास में देखो हमने आज क्या पढ़ा, जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूं फटाफट से। सर देखो 1 मिनट के अंदर अगर हम क्लास को खत्म करते टाइम 1 मिनट के अंदर सब कुछ याद कर पाए तो ही पढ़ाई सही है, वरना वो पढ़ाई सही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहता 72 तो सर इसका ईयर था एग्रीमेंट, और उसके बाद हमने पढ़ा सर एक्ट का मतलब तो लॉ, और इंडिया मतलब इंडिया पे अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें तो सर डेफिनेशन भी याद है, सब कुछ याद है सर, इवन सेक्शन भी याद है। आपको याद है 2 क्लॉज एच, 2 क्लॉज एच।
बोलता था ना एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने बोला सर उसके बाद एग्रीमेंट भी हमें आता है, मैंने कहा बताओ, कह रहे टू क्लॉज ई, कहता है एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज अ एग्रीमेंट। आपने बोला सर हमें तो प्रॉमिस भी आता है, टू क्लॉज बी, कहता है सर व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। कहते हो सर ये सब तो ठीक है, इसके बाद क्या बढ़ाया आपने, मैं कहा कंसिस एडम। सर सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, सेम टाइम और सेम सेंस में मैच करना चाहिए। आज मैं ऑफर दे रहा हूं तो अरे 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे, ये नहीं कि 10 साल बात करोगे, और जिस सेंस में मैं ऑफर दे रहा हूं उसी सेंस में आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंसिस एडम। क्या सर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते? नहीं सर, ओनली लीगल वाले, डोमेस्टिक और सोशल नहीं होते। एक बच्चे को सीए के लिए बोल दिया, सीएमए के लिए बोल दिया, हमने बोल दिया शादी वाला एग्जांपल पढ़ लिया, केस लॉ पढ़ा, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इन सारे केसेस में भाई लीगल एक्शन नहीं होंगे, क्योंकि दिस इज ओनली अ सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट। क्या हमारे को ये भी बात आती थी? यस। देखो मैं कुछ भी नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा, पर आपको याद आना चाहिए। सर उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। इसके बाद देखो हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था, सॉरी, इसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था, आपके सामने है एग्रीमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है आपको आता है सर, हमें तो सेक्शन के साथ पहला सेक्शन का डिफरेंस आता था, दूसरा डेफिनेशन का डिफरेंस आता था, तीसरा हमने बोला सर जो एग्रीमेंट होता है वो वाइडर होता है, ये नैरो होता है, चौथा सर एक सिंपल सी बात है, हर एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी अ एग्रीमेंट। इसके बाद सर आपने एक और कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैं तो, दैट इज कॉल्ड राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम बोले तो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यानी इफ एनीथिंग आई हैव ब्रॉड, मैंने कोई भी चीज बाई करी है तो वो मेरी है, और मैं अगर उस पर कोई भी हार्म पहुंचाएगा तो आई विल टेक एक्शन। बट अगर मेरा एग्रीमेंट किसी के साथ हो रहा है तो सिर्फ मैं उसी से एक्शन लूंगा जो उस पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी है, जिसने कुछ गलत किया है, मैं तो सिर्फ उसी पे एक्शन ले सकता हूं, उसके अलावा मैं किसी पे भी कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। क्या आपको ये बात भी समझ आती है? आज की क्लास में हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं जो ओवरव्यू हो गया हमारे चैप्टर का। अगली क्लास से हम टॉपिक शुरू करेंगे इसी के अंदर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बट अगर आपको ये अच्छे से आता होगा तो हम बहुत स्मूथली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे जी। कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड में आपको डाउट नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से, प्यार से, आराम से लेक्चर सुनते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा मनप्रीत सर आपके घर पे ही बैठे हैं और आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका बनेगा। क्योंकि सर मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि इट्स लाइक हम बातचीत करें और हमारे कॉन्सेप्ट हो जाए। हाँ जी दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।